Hello class, how are you all? Hope so you all good. तो आज के लेक्चर का हेडिंग लगाइए CFT. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये लास्ट टॉपिक है. उसके बाद CFT कंप्लीट हुई और हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने VBT बताया था, कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री बताया था विद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 विद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4. इसकी जियोमेट्री मैंने एक्सप्लेन की थी कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वीक लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स में, 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का. तो ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है. तो आज के लेक्चर का हेडिंग लगाइए CFT. VBT में जो जो लिमिटेशंस थी, दैट मीन्स कि जिन चीज़ों को VBT ने क्लियर नहीं किया था वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए CFT में. ओके, मज़ा आएगा पढ़ने में. हेडिंग लगाइए CFT. CFT. ओके, CFT क्या नाम है इसका? क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, किसने डिस्कवर किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को? तो CFT को डिस्कवर किया H. बेथे ने. H. बेथे ने कब? 1929 में. 1929 में H. बेथे ने CFT को डिस्कवर किया. उसके बाद ऑर्गेल आए और ऑर्गेल ने क्या किया कि इस CFT को उन्होंने अप्लाई किया, मतलब इस CFT की हेल्प से उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे, उस कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के जो बॉन्ड, उनके बीच जो फॉर्मेशन हो रही है, मेटल और लिगेंड के बीच क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है ना. तो मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उस बॉन्ड को एक्सप्लेन किया किसने? ऑर्गेल ने. किसने एक्सप्लेन किया? ऑर्गेल. ओके, 1952 में. तो ऑर्गेल 1952 में इन्होंने क्या किया कि जो कॉम्प्लेक्स बना उस कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसके नेचर को एक्सप्लेन किया बाय द हेल्प ऑफ CFT. ओके, तो कुछ कुछ इसमें अजम्पशन है, पहले हमें वो देखना है, देन हम स्टार्ट करेंगे कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, स्प्लिटिंग देखनी है, स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है डी ब्लॉक का. ठीक है, उसमें EG T2G ये कैसे बनना है ये हम अभी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. तो चलिए पहले अजम्पशन देखते हैं. इस पर इसका स्क्रीनशॉट लो. हो गया? चलो अब हेडिंग लगाओ अजम्पशन ऑफ CFT. assumption of CFT. ओके, क्या क्या assumption किए गए इसमें? तो सबसे पहले देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है. ठीक है, लेकिन CFT में ऐसा नहीं बताया गया. CFT में ये कहा गया कि मेटल और लिगेंड के बीच क्या हो रहा है? आयोनिक इंटरेक्शन हो रहा है. यहाँ पर आयोनिक इंटरेक्शन हो रहा है, कोई भी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही है. ओके, तो इट अज्यूम ओनली आयोनिक इंटरेक्शन. इट अज्यूम ओनली ionic interaction between metal and ligand. ठीक है, क्या एज्यूम किया गया कि मेटल और लिगेंड के बीच यहाँ पर आयोनिक इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है. ओके, चलो सेकेंड ये लगाओ. इट अज्यूम लिगेंड एंड CMH टू बी पॉइंट एनर्जी और डाइपोल. सेकेंड आएगा, सेकेंड लिखो. इट अज्यूम ओनली ligand and सेंट्रल मेटल एटम. ये नीचे का दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. टू बी पॉइंट एनर्जी और डाइपोल. ओके, हुआ.
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया? ओके, मिटा दो इसे। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, CFT एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर रही है? CFT एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ओनली इन d ऑर्बिटल। आपकी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो सिर्फ d ऑर्बिटल में ही स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करती है। ओके, तो CFT एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ ओनली इन d ऑर्बिटल। ऑलराइट, ये सिर्फ d ऑर्बिटल में ही स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करती है। क्लियर है? मतलब कि CFT में हम d ब्लॉक, जो आपके d ऑर्बिटल होंगे, उनकी स्प्लिटिंग हमको देखनी है यहाँ पर। क्लियर है? ओके, फोर्थ पॉइंट लिखो, CFT allow exact value of magnetic moment। CFT जो होती है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू ही देती है मैग्नेटिक मोमेंट की। ये एग्जैक्ट वैल्यू को ही एक्सप्लेन करती है। मैग्नेटिक मोमेंट याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने कहा था ना ये आगे काम आने वाला है। ओके, तो लास्ट अजम्पशन लिखो CFT का, it doesn't give information about hybridization। CFT में एक और अजम्पशन किया गया कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ओके, तो क्या क्या देखा? CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें हमारी 5 अजम्पशन है, जिसमें फर्स्ट तो ये कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन CFT ने ये अज्यूम किया कि नहीं, मेटल और लिगेंड जो हमारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच आयोनिक इंट्रैक्शन अलाउ होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनता है। पहले तो अज्यूम्शन ये हुआ। सेकंड, इसने ये बताया कि मेटल और लिगेंड यहाँ पर आपके डाइपोल बनाएंगे, पॉइंट एनर्जी, दैट मीन्स डाइपोल बनाएंगे। ठीक है। थर्ड अजम्पशन ये हुआ कि CFT सिर्फ d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को ही एक्सप्लेन करता है। मतलब कि CFT में आगे हम सिर्फ d ऑर्बिटल की ही स्प्लिटिंग देखेंगे। यहाँ पर S, P, F इसकी स्प्लिटिंग नहीं, सिर्फ d जो आपका ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल, सिर्फ उसकी स्प्लिटिंग देखनी है। ओके, तो वही उसको अलाउ करता है। फिर इसमें ये बताया कि जो CFT होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है मैग्नेटिक मोमेंट की। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसे ही ये एक्सप्लेन करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू ही देगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में। ओके, और लास्ट इसका अजम्पशन ये है कि CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्लियर है? ये 5 अजम्पशन हमने देखा, और अब हम देखेंगे स्प्लिटिंग, d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग को देखेंगे। पहला इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? ओके, अब यहाँ पर हम स्प्लिटिंग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते भाई हमारे डी ब्लॉक देख लेते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, मिटाऊं इसे? ओके, तो आप ध्यान दो ना, देखो डी ऑर्बिटल की अगर बात करें, कितने होते हैं डी ऑर्बिटल? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है क्या? dxy, dyz, dzx, ये होगा dx स्क्वायर y स्क्वायर, और लास्ट होगा हमारा क्या? dz स्क्वायर। ओके,
हुए। तो डी ऑर्बिटल कौन कौन से हुए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इसमें आपको ये भैया हम स्प्लिटिंग देखने वाले हैं, तो स्प्लिटिंग में आपको दो चीज़ें, एक तो T2G और एक EG, ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे। ओके, तो स्टार्टिंग ये जो तीन ऑर्बिटल हैं DXY से DZX, मतलब DXY, DYZ और DZX, ये आएंगे आपके T2G में। ओके, और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर ये आएगा आपका EG में। ये दोनों ऑर्बिटल किस पे आएंगे, EG में। ये कब होगा, जब आपका d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा। जैसे इसमें स्प्लिटिंग होगी तो तीन ऑर्बिटल आपके T2G में आएंगे और दो ऑर्बिटल आपके EG में आएंगे। ओके, तो चलिए हम स्प्लिटिंग देखते हैं। अब तो स्प्लिटिंग देखते हैं हमको किस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलो हेडिंग लगाओ अब, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, बहुत अच्छे से पता है ऑक्टाहेड्रल मतलब यहाँ पर आपके 6 लिगेंड हुए। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, पहले स्ट्रक्चर देख लो। अरे बहुत बार बनाए हुए, सब आता है आप लोग को। ये किया, 6 लिगेंड जोड़ दो, जोड़ दिया, हो गए 6 लिगेंड हो गए। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ फोकस करो। ठीक, ये तो भाई है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि सपोज लिगेंड यहाँ पर अगर एक्सिस पे अप्रोच करें तो ऑब्वियस है लिगेंड तो एक्सिस पे ही अप्रोच किया है ना, सारे लिगेंड तो एक्सिस पे ही आए हैं। ये सारे लिगेंड किस पे आए हैं, एक्सिस पे ही आए हैं। तो लिगेंड अगर एक्सिस से अप्रोच करे तो एक्सिस से जैसे ही अप्रोच करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जैसे ही रिपल्सन होगा तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्या होगा, फिर से देखो, तो जैसे ही लिगेंड एक्सिस में अप्रोच करता है तो ऑर्बिटल में रिपल्सन शुरू हो जाता है। ऑर्बिटल में क्या होता है, रिपल्सन शुरू होता है। और ये जो लिगेंड होता है ना, ये एक्सिस में जो एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ा देता है। तो लिगेंड क्या करता है कि जो एक्सिस में ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्सिस में आपके ऑर्बिटल हैं, तो इनकी एनर्जी को बढ़ा देता है। और जैसे ही एनर्जी बढ़ती है तो आपस में क्या, एक दूसरे से रिपल्स होने लगते हैं, ये रिपल्सन करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सिस है, लिगेंड क्या किया, उस एक्सिस में आके अप्रोच किया। ये लिगेंड इस एक्सिस पे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर, यहाँ पर। आपका जो है लिगेंड वो कहाँ पर आ रहा है, सीधा एक्सिस पे आ रहा है। देखो ना, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, देन ये आपका जेड एक्सिस हुआ। अब लिगेंड सीधा अप्रोच किया एक्सिस पे, सीधा लिगेंड एक्सिस पे अप्रोच किया। तो ये क्या कर रहा है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा रहा है तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं उनके बीच क्या इंटरेक्शन रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही रिपल्सन स्टार्ट होता है तो ये ऑर्बिटल ऊपर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, कैसे जाते हैं देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया, चलो अब देखो ना कैसे हो रहा है, इसको भी मिटा रही हूँ मैं। ठीक है, देखो ये हुआ आपका डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हुआ डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हुआ आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो जब तक डी ऑर्बिटल में कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता, मतलब जब तक कोई लिगेंड नहीं आया तब तक सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ओके, लेकिन जैसे ही लिगेंड डी ऑर्बिटल में अप्रोच करता है इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इनकी जब स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है
तो होता क्या है, एक्सिस में जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, एक्सिस में जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो एनर्जी क्या होगा, उस ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देता है। तो जब एनर्जी को बढ़ाता है तो सारे ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपल्स करने लगते हैं, तो उनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो तो भाई ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर आपके ये 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे और नीचे आपके 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, स्प्लिट होके 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे की तरफ आएंगे। तो जो ऊपर की तरफ ऑर्बिटल गए वो है क्या, dx² y² और dz²। नीचे की तरफ जो ऑर्बिटल आए वो होंगे dxy dyz dzx। ओके, अच्छा ये तो स्प्लिटिंग हो गया। ऊपर जो ऑर्बिटल गए उसे बोलेंगे हम क्या, Eg। ओके, और नीचे जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको हम बोलेंगे P2G। क्लियर है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। जो आपके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे उसको, बैरी सेंटर। ये है आपका बैरी सेंटर। ओके, अब देखो बैरी सेंटर जो क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर रखता है। दैट मीन्स कि दोनों की एनर्जी जो है वो एवरेज, दोनों की एनर्जी का एवरेज यहाँ पर 0 मानकर चलते हैं। तो बैरी सेंटर पे यहाँ पर वैल्यू हम कितना मान के चल रहे हैं, 0। 0 इसकी एवरेज वैल्यू है। तो दोनों के बीच ये जो गैप दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, एनर्जी गैप। ये है आपका क्रिस्टल CFSC, ठीक है, ये है आपका CFSC। ओके, तो यहाँ पर आपको ऊपर के ऑर्बिटल की एनर्जी जो स्प्लिटिंग हुई है और ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों की वैल्यू ऐसे रखनी है कि एवरेज कितना है, 0 है। तो क्या किया गया कि ऊपर की जो वैल्यू है उसे प्लस का 0.6 और नीचे माइनस का 0.4 रखा गया। वैल्यू डिसाइड किया गया कि ऊपर के जो ऑर्बिटल है उनके लिए प्लस का 0.6 और नीचे का माइनस 0.4 वैल्यू रखा गया। फिर जब इसे प्लस करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी, 0 आनी चाहिए। कैसे आएगी, देखो ऊपर कितने ऑर्बिटल हैं, 2 इंटू कितना है 0.6, ठीक है, प्लस का है ये, प्लस का 0.6 कितना आया, 1.2 आया प्लस का। नीचे देखो, अब नीचे की वैल्यू देखो, नीचे की वैल्यू कितनी है, माइनस की 0.4 और कितने ऑर्बिटल है, देखो 1 2 3 ऑर्बिटल है। इंटू करो कितना आया, माइनस का 1.2, दोनों को प्लस करो तो प्लस का 1.2 और माइनस का 1.2 क्या हुआ, 0 होगा, कट जाएगा, ऑफकोर्स 0 आएगा। तो 0 क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू के लिए यहाँ पर हमने क्या रखा, बैरी सेंटर, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 मानी गई। तो ऊपर के डी ऑर्बिटल की वैल्यू प्लस का 0.6 और नीचे के डी ऑर्बिटल के लिए वैल्यू कितनी, 0.4 मानी गई। ओके, क्लियर है। अच्छा, इसकी वैल्यू को ना डेल्टा नोड से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, डेल्टा नोड से। ओके, क्लियर है। तो ये हम किस में देख रहे हैं, ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो डी ऑर्बिटल में कैसे हो रही है। तो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे हुई, देखो कि यहाँ पर जब तक कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा, जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा तब तक तो सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, इनमें क्या होगा, एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि भाई एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, हमारा जो लिगेंड है ये एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये एक्स डैश वाई डैश, ये जेड डैश, ये क्या है, हमारे एक्सिस है, ठीक है। तो लिगेंड सीधा एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है, सीधा एक्सिस पे आ रहा है। तो जैसे ही लिगेंड सीधा एक्सिस पे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है, एनर्जी बढ़ा रहा है। तो ऑर्बिटल क्या होंगे, ऑर्बिटल की एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी आपस में एक दूसरे को रिपल्शन करना शुरू कर देंगे, में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही रिपल्सन स्टार्ट होगा तुरंत इसमें स्प्लिटिंग होगी। ओके, तो लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल रहेंगे, डी के लास्ट के 2 ऑर्बिटल वो सीधे ऊपर जाएंगे, इसे ईजी से इंडिकेट करेंगे, और नीचे के जो 3 ऑर्बिटल रहेंगे वो हमारे
T2G से उसे इंडिकेट करेंगे। ओके, इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसे बेरी सेंटर बोलेंगे, जिसकी वैल्यू 0 नोड मानी गई है। अब वैल्यू ऐसे रखनी है कि दोनों को प्लस करके एवरेज कितना निकले, 0 निकलना चाहिए। तो ऊपर के ऑर्बिटल के लिए प्लस 0.6 नोट डेल्टा नोट, और नीचे के डी ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या मानी गई है, माइनस का 0.4 नोट इसकी वैल्यू मानी गई है। अब यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2 का इंटू इससे करो। यहाँ पर नीचे कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 का इंटू 0.4 से करो, जो कि माइनस में है। उसके बाद दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगी वैल्यू हमारी, 0। क्लियर है? चलो, इतना है समझ में। स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो, अच्छा अब देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि यहाँ पर कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, मतलब वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, मिटा दो इसे। ओके, तो चलो हम ये देखते हैं कि CFT में स्प्लिटिंग में वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे वर्क कर रहा है, मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। तो देखो, सबसे पहले ये डी ऑर्बिटल बनाओ। ओके, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखते हैं। स्प्लिटिंग हुआ 2 ऑर्बिटल ऊपर, स्प्लिटिंग हुआ 3 ऑर्बिटल नीचे। ओके, यहाँ पर है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में देखेंगे क्या होगा, 2 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे। क्या दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं। मतलब समझ में आया, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इनके बीच का एनर्जी गैप लेस, कम। ओके, मतलब कि अगर वीक फील्ड लिगेंड अप्लाई हो रहा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहां पर एनर्जी गैप जो स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल की, तो उन दोनों के बीच में, मतलब T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा। ठीक है, वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्लाई हो रहा है तो T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। ओके, एक और चीज़, वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो यहाँ पर आपका हुंड रूल अप्लाई होगा। पता है ना ये हुंड रूल क्या होता है, क्लास 11th में पढ़े हो कि सबसे पहले जितने आपके वैकेंट ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 1 1 करके। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हुंड रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो इसमें सेकंड पॉइंट ये याद रखना कि वीक फील्ड लिगेंड में हुंड रूल अप्लाई होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हुंड रूल अप्लाई नहीं होगा, हुंड रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, आया समझ में, आ गया समझ में क्या कहा मैंने। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, हुंड रूल अप्लाई करोगे। हुंड रूल अप्लाई दैट मीन्स कि सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 सीधा ऊपर आ गया। मतलब क्या करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में फिल करोगे। ओके, लेकिन अगर बात करें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हुंड रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 ये तो भर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन भी आप नीचे, मतलब जब तक नीचे के ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल नहीं हो जाएंगे तब तक ऊपर के ऑर्बिटल को यूज़ नहीं करना है। तो एक बात समझ में आई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हुंड रूल अप्लाई नहीं करोगे और एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। वीक फील्ड लिगेंड में हुंड रूल अप्लाई करोगे और एनर्जी गैप कम होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। हो गया? अब देखो हुंड रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए देखते हैं। इसके लिए ना एक कॉलम बनाना पड़ेगा। चलो एक कॉलम बना लो। चलो, तो हम किसके लिए बना रहे हैं? वीक फील्ड लिगेंड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखोगे
कॉन्फ़िगरेशन T2G EG। ओके, फिर क्या, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे, तो यहाँ पर लिख लेना नंबर ऑफ अनपेयर्ड। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम बनाए हैं, उसमें हम देखते हैं। वीक फील्ड लिगेंड अप्लाई करेंगे, मतलब हुंड रूल यहाँ पर आपका अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल है। कितने हैं ऑर्बिटल T2G में? 3 ऑर्बिटल। EG में कितने ऑर्बिटल है? 2 ऑर्बिटल। तो मैंने क्या कहा कि वीक फील्ड लिगेंड में हुंड रूल अप्लाई होगा। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको नीचे के ऑर्बिटल फिल करोगे। फिल मतलब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रखना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा उसके बाद फिर ऊपर के ऑर्बिटल यूज़ करोगे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये हमने T2G में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया? एक है, एक ही आएगा। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हुआ। ओके, नेचर की अगर बात करें तो मैंने क्या बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहाँ पर हमारा क्या, डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो दैट मीन्स आपका नेचर कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब CFSC वैल्यू देखो, CFSC वैल्यू कैसे निकालते हैं। T2G की जो वैल्यू रखी गई थी वो माइनस का 0.4 रखा गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, आपका एक ऑर्बिटल यूज हुआ है जहाँ पर आपके एक इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो 0.4 इंटू 1 इज इक्वल कितना आया, माइनस 0.4 ही आया। तो CFSC वैल्यू क्या होगी, CFSC वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस की 0.4, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है अभी। ओके, इसी तरह से चलो और देखते हैं हम D2 में, देखते हैं क्या होता है। ये हमने D2 लिया। ओके, 3 ऑर्बिटल इसमें, 3 ऑर्बिटल EG में। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में फिल हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में फिल हुआ। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ये हुआ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। अगेन पैरा, क्योंकि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब CFSC वैल्यू निकालो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ओके, तो अब देखो माइनस 0.4 तो वैल्यू ही है T2G की, बार बार बोल रही हूँ कि माइनस 0.4 T2G की वैल्यू, और प्लस का 0.6 EG की वैल्यू। तो 0.4 में 2 का इंटू करो, कितना आया, 0.8 आया। तो CFSC वैल्यू क्या हो गई, CFSC वैल्यू हुई हमारी माइनस 0.8। क्लियर है। ऐसे ही और भी निकालो, D3 का निकालोगे, ठीक है, फिर D4 का निकालोगे। हुंड रूल अप्लाई करना है ना, D5 निकाले, D6 निकाले, D7, इसी तरह से और नीचे D10 तक आपको निकालना है। अब यहाँ पर ये देखो वैल्यू चेंज कहाँ से होगी, ठीक है। एवरेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब ये आपका कहाँ से चेंज होगा, देखो D4 तक तो वैसे ही रहना है। क्यों D4 तक वैसे ही रहेगा, क्योंकि भाई सब में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। D5 तक आपका कैसा होगा, पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा। जहाँ आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से आपकी वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो देखो यहाँ पर D5 की अगर बात करें, हुंड रूल अप्लाई करते हैं ना, 1 2 3 हो गए, तीनों ऑर्बिटल, मतलब T2G के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब हम पेयर्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या कहा, वीक फील्ड लिगेंड अप्लाइड हो रहा है। मैं बार बार बोली हूँ कि वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करता है, वो पेयर अप नहीं करेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर ही उस पर रहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हुंड रूल अप्लाई होगा। तो 3 हो गया। अब यहाँ पर चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं आएगा, वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हमने चौथा भेज दिया, यहाँ पर 5वां इलेक्ट्रॉन भेज दिया, 5 कंप्लीट हो गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये हमारे 5 कंप्लीट हुए। नेचर अगेन क्या होगा, पैरा ही होगा। अब CFSC वैल्यू यहाँ पर देखो क्या हो रही है, CFSC वैल्यू यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। EG का पहले निकालो, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इंटू कितना है, 0.6 आया, 0.6 हमारा प्लस में है, कितना आया 1.2, प्लस का 1.2। ओके, अब T2G में देखो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इंटू 0.4, 0.4 किस पे है, माइनस में, तो कितना आया माइनस 1.2। तो ऊपर का प्लस का 1.2, नीचे का 1 माइनस का 1.2, मतलब T2G की वैल्यू कितनी आ रही, T2G की वैल्यू यहाँ पर आ रही है माइनस 1.2,
और Eg की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 1.2, तो प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो एवरेज वैल्यू इसकी क्या आई, 0 आई। तो CFSC वैल्यू कितनी हुई इसकी, 0। क्लियर है, CFSC वैल्यू कितनी हुई, 0। ठीक है, इसी तरह से बाकी का निकालोगे। ओके, हो गया। चलो, तो यहाँ पर तो हमने देखा कि वीक फील्ड लिगेंड कैसे अप्लाई हो रहा है। अब हम ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं। मिटा रही हूँ ना इसको, यहाँ पर अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाती हूँ। तो देखो 3 तक तो वैसे ही रहेगा, मतलब D3 कॉन्फ़िगरेशन तक तो वैसा ही रहेगा, आपका 1 आएगा। D4 से यहाँ पर चेंज होंगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, हुंड रूल अप्लाई नहीं होगा, हुंड रूल को अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर। ओके, तो देखो ये तो वैसे ही रहेगा। D3 का भी 1 2 3, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, पैरा हुआ यहाँ पर इसका नेचर, मतलब मैग्नेटिक नेचर इसका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। वैल्यू निकाल दो CFSC की, नंबर ऑफ के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू माइनस का 0.4, क्यों, क्योंकि T2G यूज़ हो रहा है ना, अभी T2G ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, तो इसको करोगे माइनस 1.2 वैल्यू आएगी। ठीक है, कहाँ से आया, समझ में आ रहा है ना, 0.4 में 3 का इंटू कर दिया, माइनस 1.2 इसकी CFSC वैल्यू आ गई। ओके, माइनस 1.2 CFSC वैल्यू। अब हम D के 4 में देखते हैं। ठीक है, 1 2 3, D4 देख लो आप, ये है D4, D5, D6। क्या बताया मैंने, हुंड रूल अप्लाई नहीं होगा। तो देखो D4 है तो नीचे के 1 2 3 हो गया, नीचे के 3 ऑर्बिटल फिल हो गए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में नहीं जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन Eg के जो ऑर्बिटल, मतलब ऊपर के जो ऑर्बिटल है ना उस पर नहीं जाएगा। कहाँ पर आएगा, नीचे के ही, अभी नीचे के ऑर्बिटल ही फिल होंगे, T2G के ऑर्बिटल ही फिल करने हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे इस ऑर्बिटल में आ गया, किस में आया, T2G में आया। तो Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, पहले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो गया है, बचे कितने, 2 ऑर्बिटल, तो दोनों ऑर्बिटल में हमारे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 2। नेचर क्या आएगा, नेचर क्या आएगा, नेचर अगेन इसका पैरा ही रहेगा। क्यों पैरा रहेगा बताओ, पैरा इसलिए रहेगा क्योंकि अभी भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, जब ये पूरे पेयर हो जाएंगे ना तब ये डायामैग्नेटिक शो करेगा। ओके, तो ये अभी हमारा पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। डाया कब होगा, जब ये सब पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब ये डाया किस पे आएगा आपका, D6, जो D6 दिख रहा है ना, D6 कॉन्फ़िगरेशन में आपका डाया आना चाहिए, क्योंकि तीनों जो तीनों ऑर्बिटल है वो हमारे अनपेयर्ड जो हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे। नीचे का देखो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, टोटल हो गया ना 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे के ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल हो चुके हैं, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब नेचर हुआ इसका डाया। ओके, CFSC वैल्यू निकाल दो, तो CFSC वैल्यू अब यहाँ पर निकालो, क्या होगा बताओ तो, CFSC वैल्यू। ओके, CFSC वैल्यू निकाल दो, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, तो 4 इंटू माइनस का 0.4 कितना आया, माइनस का 1.6 आया। ओके, ठीक है, तो CFSC वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1.6, माइनस 1.6। ये तो पता चल गया ना कि कैसे निकालते हैं। देखो हम कौन से ऑर्बिटल को यूज़ कर रहे हैं, स्प्लिट हुआ जब, तो स्प्लिटिंग में नीचे के 3 ऑर्बिटल T2G और 2 ऑर्बिटल ऊपर गए Eg में, तो हम नीचे के ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं ना, T2G के ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू क्या थी T2G की, माइनस 0.4। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करना है 0.4 में, वो आपकी CFSC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, कब, इसकी बात कर रही हूँ ना, जब तक T2G के ऑर्बिटल यूज़ होंगे, जैसे ही ऊपर के ऑर्बिटल यूज़ होंगे Eg के, तो वहाँ पर आपको प्लस के 0.6 में उतने इलेक्ट्रॉन का इंटू कर। ओके, तो इसी तरह से बाकी का भी निकालोगे। D5 है तो D5 का करो, 1 2 3 4 5। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1, यहाँ पर 1 कर दिया। Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए 0.6 का कहीं भी यूज़ नहीं करोगे, 0.4 का ही यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि हमारे नीचे के ही ऑर्बिटल अभी यूज़ हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हुंड रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है हुंड रूल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लो, वीक फील्ड लिगेंड में आपको हुंड रूल अप्लाई करना है।
तो होन रूल में जब आप मतलब वीक फील्ड लिगेंड में जब आप स्प्लिटिंग देखोगे कि भाई कैसे स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल में, तो जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले नीचे के ऑर्बिटल यूज़ करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर ऊपर के ऑर्बिटल यूज़ करोगे, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखोगे, उसके बाद फिर इसको जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे फिर हम ऊपर के और नीचे के दोनों ऑर्बिटल को पेयर अप करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको होन रूल ही अप्लाई करना है वीक फील्ड लिगेंड में। जब पांचों ऑर्बिटल में मतलब ऊपर के और नीचे दोनों ऑर्बिटल में T2G और EG में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे आप उसको पेयर अप करोगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले आप T2G के पूरे ऑर्बिटल फिल करोगे, मतलब पूरे अगर वो पेयर्ड हो जाएंगे उसके बाद ही ऊपर के ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे। ओके, CFSE कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया। क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो रहा है कि जो आपके T2G है, T2G की वैल्यू -0.4 रखी गई है। तो जितने ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन का हमको इंटू कर देना तो हमारी CFSE की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नेचर उसका कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। जैसे ही वो पेयर्ड होगा मतलब सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो आपका डायमैग्नेटिक शो करेगा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया D6 में दिखाया। तो D6 यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका डायमैग्नेटिक शो कर रहा है। क्लियर है। अब इसकी CFSE वैल्यू निकाल दो। तो भाई नीचे के हमने लिए ना, नीचे के ऑर्बिटल फिल किए हैं तो वैल्यू क्या है, -0.4 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं। 6 का इंटू कर दो तो कितना आया, 2.4 आया। तो CFSE वैल्यू D6 कॉन्फ़िगरेशन में कितनी आएगी, -2.4। ओके, अच्छा D5 देख लो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब एक ही बचा हुआ है, एक अनपेयर्ड है ना अभी अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक ही शो करेगा ये। CFSE वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 का इंटू कर दो -0.4 में, क्योंकि हम T2G यूज़ कर रहे हैं अभी, तो T2G की वैल्यू हमारी -0.4 है। इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, -2.0। ओके, तो भाई ये तो था वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमने स्प्लिटिंग देखी कि भाई कैसे हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, क्या T2G में, क्या EG में कैसे ही जा रहा है। देन CFSE वैल्यू क्या आ रही है, ये हमने देखा आज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल कवर करेंगे। तब तक इसके नोट्स बनाओ, इसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते रहो और खुश रहो।